हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम मॉक टेस्ट कैसे एनालाइज करें। वी ऑल नोज़ कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रैक्टिस करते वक्त मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉक टेस्ट हमें एक रियल टाइम एग्ज़ाम इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं और हमें गाइड करते हैं कि हमें एग्ज़ाम में किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करना है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अगर मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसका एनालिसिस भी सही से करें, क्योंकि अगर आप कंप्लीट एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको मॉक टेस्ट का 100% बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि मॉक टेस्ट किस तरीके से एनालाइज करना होता है। पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने कौन से मॉक टेस्ट यूज़ करे थे अपनी प्रिपरेशन के दौरान। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी मॉक टेस्ट यूज़ करिए, लेकिन आप देखें कि आप उसका जो लेवल हो, अगर आप 2 मॉक टेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप एक मॉक टेस्ट ऐसा लीजिए जो एग्ज़ाम लेवल का हो और एक उससे थोड़ा-सा हाई लेवल हो, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड होता है कि कई बार हाई लेवल का भी आ जाता है पेपर, लेकिन मोस्टली अगर आप एग्ज़ाम लेवल का नहीं लगाओगे तो भी दिक्कत है। तो मैं प्रेफ़र करती थी कि मैं 2 जगह से दूँ एटलीस्ट, ताकि मेरा दोनों जगह से प्रिपरेशन होता रहे। तो मैंने ऑलिव बोर्ड से दिया है, आपका ग्रेड अप से दिया है, स्मार्ट कीड़ा से दिया है और प्रैक्टिस मॉक से दिया है। तो ये प्लेटफॉर्म मुझे बहुत सही लगे मॉक टेस्ट के लिए। बाकी प्लेटफॉर्म्स भी अच्छे हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, जिसका मॉक टेस्ट का यूज़र इंटरफेस आपको अच्छा लगे आप वो मॉक टेस्ट चूज़ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि हमें मॉक टेस्ट देना कब चाहिए। अगर हम बात करें कि जैसे अभी एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम आने वाला है जून में, तो हमारे पास 30 डेज़ भी बाकी नहीं रह गए। तो अगर ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपके पास अभी आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 30 डेज़ रह गए हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आपको एग्ज़ाम स्पेसिफ़िक मॉक लगाना चाहिए। मतलब अभी आप जितने भी मॉक्स लगाओ, कोशिश करो कि आप वो मॉक आप अपने एसबीआई क्लर्क के ही लगाओ। लेकिन अगर आप पहले से तैयारी करो, ये नहीं है कि आपने एग्ज़ाम आ गया है तभी मॉक लगाने शुरू करने हैं। आपने मॉक अपनी प्रैक्टिस में रेगुलरली रखने हैं, लेकिन जब आप बाकी टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो और मॉक लगा रहे हो, तो आप कोशिश करो जो आप मॉक लगा रहे हो वो पीओ लेवल का लगाओ, क्लर्क लेवल का ना लगाओ, क्योंकि क्लर्क लेवल इज़ कंपैरेटिवली ईजियर देन पीओ लेवल। तो आप कोशिश करना कि अगर रेगुलर प्रैक्टिस में आप पीओ लेवल का एग्ज़ाम लगाओ, और जब आपका टाइम कम बचा है तब आप एग्ज़ाम स्पेसिफ़िक यानी आप क्लर्क का मॉक टेस्ट लगाओ। मैं ये सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि आपको प्री और मेंस दोनों का मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, अभी आपका एग्ज़ाम नियर बाय नहीं है, तो आप कोशिश करें कि अगर आप 3 to 4 डेज़ में प्री का लगा रहे हैं तो 2 वीक्स में एक बार मेंस का लगा लो। और अगर आपका एग्ज़ाम नियर बाय है तो आप कोशिश करो कि एटलीस्ट वीकेंड्स पे आप मेंस का मॉक लगाओ, क्योंकि जब आपके पास प्री देने के बाद मेन का टाइम होगा तो आपके पास टाइम बहुत कम बचेगा। एंड मेंस का मॉक देने में पहले बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 2+ आवर्स लग जाते हैं, एंड फिर उसे एनालाइज करने में उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले से ही मेंस के मॉक लगाएं। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जैसे अभी एसबीआई क्लर्क के लिए एक ही मंथ रह गया तो हम किस तरीके से मॉक दें। तो सबसे पहली चीज़ तो आपने एग्ज़ाम स्पेसिफिक मॉक देना है, और आपने क्या करना है, पहले 20 डेज़ ऑल्टरनेट बेसिस पे मॉक देना है। यानी अगर आप मंडे को मॉक दे रहे हो तो आप अगर मंडे को मॉक दिया है तो आप ट्यूसडे को उसका एनालिसिस करोगे, ठीक है। एंड अगर आप वेडनेसडे को मॉक दोगे देन थर्सडे को एनालाइज करोगे। इस तरीके से आप चलोगे ऑल्टरनेट बेसिस पे फॉर फर्स्ट 20 डेज़, क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, आप आराम से एनालाइज कर सकते हो एंड देख सकते हो आपको किस टॉपिक पे काम करना है और किस तरीके से काम करना है। जो लास्ट के 10 डेज़ बच जाएँ तो आप उसमें रोज़ मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद गैप लीजिए एंड फिर बाद में अपना उसी दिन उसे एनालाइज कीजिए, क्योंकि अब आपका टाइम कम है। आपको न्यू टॉपिक करने से ज़्यादा अपनी स्पीड पे और जो टॉपिक आपके ऑलरेडी बने हुए हैं उनको शार्प करने पे लगाना है। तो मैं सजेस्ट करूँगी उस टाइम आप रोज़ एक मॉक दीजिए और उसी दिन उसे एनालाइज कीजिए। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें मॉक एग्ज़ाम देना कब है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक स्लॉट पहले से ही फिक्स कर सकते हैं अपने टाइम टेबल में कि आप रोज़ उसी टाइम पे मॉक दें एंड उस नेक्स्ट डे उस पर एनालिसिस करें।
एंड मेरा ये जनरली रहता था कि अगर मेरा एडमिट कार्ड आ चुका है तो जो मेरा एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम टाइमिंग है मैं उसी एग्ज़ाम टाइमिंग पे मॉक देती थी, ताकि मेरी हैबिट हो जाए उस चीज़ के लिए। कई बार आफ्टरनून का होता है पेपर, तो कई बार हमें थोड़ा सा हमारी एनर्जी नहीं रहती उस चीज़ के लिए, लेकिन हम हैबिचुअल हो जाते हैं तो फिर हमारे लिए पेपर में भी बहुत इजी लगता है, हमें तो आदत हो जाती है, स्पेशली इन मेंस, क्योंकि मेंस में आपको 2 ढाई घंटे तो बैठना पड़ ही जाता है, 3 घंटे, तो उसके लिए आपको हैबिट पड़ जाती है जब आप उसी टाइम पे मॉक दो। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ मैं करती थी कि अगर मेरा पहले से कोई फिक्स नहीं है, पढ़ते पढ़ते कई बार नींद आने लगती है, तो उस टाइम पे मैं मॉक दे देती थी अगर मुझे नींद आ रही है, क्योंकि कई बार हम बोर हो जाते हैं इस वजह से नींद आती है, लेकिन जब हम टेस्ट देते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो माइंड है वो थोड़ा ज़्यादा काम करता है, तो आपकी नींद वींद वैसे ही भाग जाएगी। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे मॉक टेस्ट का टाइम रख सकते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट लगाइएगा ज़रूर। इसके बाद बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट एनालाइज कैसे करना है। मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं स्ट्रेटजी शेयर करूंगी कि मॉक टेस्ट देते वक्त हमें क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए सेपरेट। अभी इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि हमने अगर मॉक टेस्ट दे दिया है देन हम उसे एनालाइज कैसे करेंगे। तो हम इसको बेसिकली 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 पार्ट्स बांट रहे हैं। हमारे गलत जो क्वेश्चंस हुए हैं, जो हमें रॉन्ग क्वेश्चंस हुए, सबसे पहले हम उनको रिव्यू करेंगे। सेकंड, जो हमने क्वेश्चन स्किप कर दिए, जो हम कर नहीं पाए, उनको रिव्यू करेंगे। एंड थर्ड, जो हमने क्वेश्चन सही कर दिया है उसे रिव्यू करेंगे। कई लोग यही करते हैं, जो क्वेश्चन सही करा है उसको देखते ही नहीं है, उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है देखना कि आपने जो सही करे उसका कोई अच्छा अप्रोच हो सकता था, या फिर बाकी लोग उससे ज़्यादा टाइम, उससे कम टाइम लगा रहे जितना आपने लगाया था। तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती है, तो आपने करेक्ट क्वेश्चंस को भी नहीं छोड़ना। टाइम लगता है एनालाइज करने में, बट ये टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो मॉक दे देते हैं बट एनालाइज नहीं करते, इस वजह से उनका जब रिज़ल्ट आता है तो फिर उन्हें पता लगता है कि एक्यूरेसी में और उसमें कहाँ गड़बड़ हुई। वही चीज़ आप मॉक में करते हो तो आप पहले से ही जान पाते हो कि आपकी गलतियाँ कहाँ पे हो रही थी। तो हम फर्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं जहाँ पे हमें रॉन्ग क्वेश्चंस को रिव्यू करना है। तो अगर क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, क्वेश्चन गलत होने के 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो आपका टॉपिक वीक है, या तो आपने किसी सिली मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गलत करा है। अगर आपका टॉपिक वीक है तो आप उस टॉपिक को ब्रश अप करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उस टॉपिक के, ताकि नेक्स्ट टाइम आपका वो कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो और आप नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट ना करो। एंड अगर आप सिली मिस्टेक कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा, अटेंशन रखो क्वेश्चन की तरफ कि कैलकुलेशन वगैरह के मिस्टेक ना हो। और क्वेश्चन जैसे सिंप्लीफिकेशन वगैरह में हमारी ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो प्रैक्टिस रेगुलर करते रहो उन क्वेश्चंस की, ताकि ये सिली मिस्टेक्स ना हो। वहीं हम बात करते हैं जो क्वेश्चन हमने स्किप कर दिए। तो स्किप करने के लिए जनरली 3 रीजंस होते हैं। पहला, कि हमारे पास टाइम की कमी थी। अगर आपके पास टाइम की कमी थी तो भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो टाइम है वो क्यों कम पड़ा। क्योंकि अगर हम प्री की ही बात करें तो ऐसे बच्चे हैं जो 35 के 35 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं और स्कोर भी इवन करके आ रहे हैं। तो ये चीज़ पॉसिबल है कि 20 मिनट्स में आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने 35 अगर मैथ्स के दे रखा है तो 20 मिनट्स में आप 35 मैथ्स के कर सकते हो, 35 रीजनिंग के कर सकते हो। तो अगर आपका टाइम कम पड़ रहा है इसका मतलब आपने कहीं और ज़्यादा टाइम दे दिया है। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा टाइम क्यों कम पड़ा, मैंने कहाँ टाइम वेस्ट करा, इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, टॉपिक वीक होना, कि आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा, आपका टॉपिक वीक था इस वजह से आपने उस क्वेश्चन को नहीं करा। तो अगर आपका टॉपिक वीक है तो अगेन आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी उस क्वेश्चन, उस टॉपिक को आप उसे टू डू लिस्ट में डालो अपने और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो उस टॉपिक का। और थर्ड रीज़न है स्किपेबल,
कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे देता है जो कि टाइम आपके ज़्यादा ले जाएंगे या जिनका लेवल एग्ज़ाम से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जो वो बनाता ही इसीलिए है कि आप स्किप करो। तो आपको उनका ध्यान भी रखना है कि वो क्वेश्चन स्किपेबल तो नहीं, जैसे कि स्पेशली इन मेंस एग्जाम्स जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस और पजल्स वगैरह डाले जाते हैं जो कि आपका टाइम खाएंगे। तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन स्किपेबल था पेपर में। अगर स्किपेबल था दैन इट्स ओके, आप उसके बाद में अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो, बट एग्ज़ाम टाइम में उसको आपने सबसे लास्ट में देखना है। फिर बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की और सबसे इग्नोर किए जाने वाले पार्ट की, डैट इज़ रिव्यूइंग करेक्ट क्वेश्चंस। जो हमने क्वेश्चंस सही कर दिए हैं उनको भी रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप टाइम देखो कि आपने कितना टाइम लगाया है उस क्वेश्चन को करने में। जब आप ऊपर मॉक देते हो तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता है कि आपने कितना टाइम लगाया, टॉपर ने कितना टाइम लगाया और एवरेज क्या टाइम था। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका टाइम एटलीस्ट एवरेज टाइम के आसपास तो हो। अगर आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में या नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा लगा रहे हो तो डेट आप उसे अगर सही भी कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस 1 मिनट में आपको सिंप्लीफिकेशन के 2 या 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने चाहिए थे। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका कितना टाइम लग रहा है, कंपेयर करना है एवरेज टाइम के साथ। एंड अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उस टॉपिक की प्रैक्टिस करो। आपको यहाँ पे उस टॉपिक करेक्ट करो, यानी कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन अभी आपको उसमें स्पीड की नीड है, तो आपको स्पीड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उन क्वेश्चंस की। इसके बाद आपको जो दूसरी चीज़ करेक्ट क्वेश्चंस में देखनी है कि जो सॉल्यूशंस गिवन होते हैं उनको ज़रूर एक बार देखना है कि क्या कोई एक बेटर अप्रोच शायद गिवन हो। आप जो अगर आपका टाइम ज़्यादा लगा है तो आप एक बार सॉल्यूशंस को ज़रूर देखो कि आप उन्होंने किस अप्रोच से उस क्वेश्चन को करा है। और स्पेशली इंग्लिश में चाहे आपका क्वेश्चन सही हो या गलत, प्लीज़ उसे एक बार रीड, जो नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखी होती है उसे रीड ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था अपनी पहली वीडियो में कि मैं इंग्लिश के लिए कोई बार बार रूल्स याद नहीं करती थी या कोई स्पेसिफिक बुक्स नहीं लगाती थी। जब मैं मॉक्स देती थी या मैं क्विज़ेस लगाती थी तो जो वो एक्सप्लेनेशन होती थी ना वही हेल्प करती थी ब्रश अप करने में सारे रूल्स वगैरह ग्रामर के, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो इंग्लिश का तो स्पेशली आपने करेक्ट वाले की एक्सप्लेनेशन भी पढ़नी है। तो ये आपको 3 स्टेप करने होंगे अपने मॉक टेस्ट को सही से एनालाइज करने के लिए। फाइनली मैं आपको यही बोलूँगी, सक्सेस इज़ लेस अबाउट लक एंड मोर अबाउट प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। पहले मॉक में चाहे कम मार्क्स आएँ, लेकिन जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा आपके मॉक्स में मार्क्स भी बढ़ेंगे और आपका एग्ज़ाम भी पक्का क्लियर होगा। अगर आपको ये अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।